फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फनी शॉर्ट कोर्स में। आज हम लोग मैकेनिकल ब्रांच के 5th सेमेस्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में फुल थ्योरी डिस्कशन करेंगे। ऐसी आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा कि इस थ्योरी के बाद आपको एग्ज़ाम तक कोई भी थ्योरी के लिए रिलेटेड वीडियो कोई नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यही जान लेते हैं ऑटोमोबाइल होता ही क्या। ऑटोमोबाइल ये है कि जब कोई भी चीज़ वर्किंग कर रही है विदाउट किसी ह्यूमन हेल्प के या फिर ह्यूमन रिसोर्स के हेल्प के कोई वर्किंग हो रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल। मतलब कोई भी चीज़ ऑटो होना ही ऑटोमोबाइल का। अब देखिए, इसके अंदर जैसे हम लोगों ने देखेंगे वाहन आन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के ही तो पार्ट्स होते हैं। अब देखिए, इनको हम लोग कैसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं या किन किन भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण किन किन बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है कि हम लोग क्लासिफिकेशन करिए ऑटोमोबाइल्स का। ऑटोमोबाइल्स का क्लासिफिकेशन देखिए हम लोग किन किन बेसिस पे करते हैं। पहला बेसिस है कि हम लोग इंजन फ्यूल। हम लोग ये जानते हैं बहुत सारी गाड़ियों में डीजल फ्यूल यूज़ होता है, किसी में पेट्रोल यूज़ होता है, किसी में सीएनजी, किसी में एलपीजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एक्सेट्रा, इन बेसिस पे भी हम लोग फ्यूल के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन किया है ऑटोमोबाइल का। ठीक है, सेकंड देखिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हील। व्हील के बेसिस भी करते हैं। जनरली आपको कल पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल तो जाहिर सी बात आप एग्जांपल लिख सकते हैं ना, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, तो ये बताने वाली बात नहीं है। फिर बेसिस ऑफ व्हील तो जानते हैं 2 पहिए, 3 पहिए, 4 पहिए, तो इसको भी बतानी जरूरी ऑन द बेसिस ऑफ व्हील। ठीक है, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ लोड। लोड के बेसिस में, क्योंकि जब देखिए आपको बारात जाना होता है लेके, तो दूल्हे के लिए कौन सी गाड़ी, स्विफ्ट ले जाते हैं। ये तो नहीं ले जाते कि उसके लिए घोड़ा लेके जा रहे हैं, छोटा हाथी लेके जा रहे हैं या फिर ठेला लेके जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो हाँ, तो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ लोड। लोड क्या आता है अभी, जैसे लाइट मोटर, हाई लोड, मीडियम लोड। ठीक है, अब इसके बाद आइए फोर्थ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। अब देखिए सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है कि उनके ना कौन सा सिस्टम लगा हुआ है। कोई गाड़ी होती है जो ह्यूमन के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे साइकिल ही, उसके अंदर जैसे बहुत सारी मोटरसाइकिल हमने देखी होंगी पैडल मार के चलाई जाती हैं। तो यही सब क्या है, सबके अलग अलग सिस्टम है, तो उनके अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने डिफाइन किया। जैसे एक होता है लीव स्प्रिंग सिस्टम, हेलिकल स्प्रिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सस्पेंशन। अब कोई में है, कोई गाड़ी में एबीएस सेंसर दिया है, किसी में नहीं दिया है, तो उसे कह देते हैं ये अलग एबीएस सेंसर का है। तो ठीक है, ये इनके बेसिस पे हैं। ठीक है, ये स्पेशलिटी होती है ना, इसलिए इनके बेसिस अलग हैं। और इसके देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, चेंजेस से आप क्या समझते हैं, चेंजेस के कार्यों को भी समझाइए तथा चित्र में। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा वो मैंने ऐसे ब्लॉक डायग्राम बनाए कि आप पेपर में ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ही बुक में देखा है कि बहुत सारे फिगर ऐसे हैं जो बनाना सिंपल काम नहीं है, पेपर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सिंपल है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चेंजेस क्या होता है। कोई भी व्हीकल का ऐसा पार्ट जिसमें उसका जो वेट पूरा सहन कर सके व्हीकल का, और उसमें व्हीकल के सारे पार्ट्स को फिट किया जा सके। ठीक है, जैसे व्हीकल, कोई भी व्हीकल है, उसकी बॉडी को हम लोग बनाना है, तो उसमें हम लोग कहाँ पे सारे बेस जो होता है उसको, उसी को हम लोग चेंज करते हैं। किसी चीज़ का बेस जो होता है उसी को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे घर है, घर का बेस क्या होता है, नीचे की टाइबीन या फिर बेस जो होता है जहाँ पे फर्श होती है, इसी को तो बेस कहा जाता है। तो यही क्या होती है, चेंजेस होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। किसी व्हीकल का वह पार्ट जो पूरे वेट को सपोर्ट करता है, ठीक है, चेसिस कहलाता है। व्हीकल की बॉडी को छोड़कर लगी हुई सभी पार्ट की असेंबली की जाती है। मतलब सारी जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं सब इसी पे बेस लगी होती है, इसी पर लगी होती हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि वो हल्की वेट की बने, ज़्यादा भारी भी ना बन जाए, न तो वो उठा ही नहीं पा रही कार एकदम वेटेड बना दोगे तो उठ नहीं पाएगी। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या क्या ये काम करती हैं चीज़ें। ये पूरे व्हीकल का लोड सपोर्ट करती हैं। व्हीकल के लगभग सभी पार्ट्स इसी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। जितने भी पार्ट्स होते हैं सब किससे सपोर्ट रहते हैं, चेचिस से। ठीक है, और इसमें देखिए रियल और फ्रंट एक्सल को इसी के साथ सपोर्ट करते हैं। जो रियल ड्राइविंग होती है या फिर फ्रंट एक्सल की ड्राइविंग होती है, जिसमें हैंडल जो हमारा पावर होती है वो केवल आगे वाले पहियों में जाता है, और जिनमें पिछले वाले पहियों में जाता है, तो ये सारे भी किससे सपोर्ट रखते हैं, एक्सल मतलब कि चेजिस से। ठीक है, व्हीकल का सस्पेंशन सिस्टम का पूरा लोड इसी पे लगता है। पूरी कार का जो बेसिक या फिर मॉडरेट लोड जो होता है वो किस पे रहता है, चेजिस पे। ठीक है, और जो वाहन को जो गाड़ी चल रही है, जो झटके होते हैं उनको सबको बचाता कौन है, चेचिस ही तो बचाती है। तो किसी भी चीज़ का बेस क्या हुई, किसी कार या ऑटोमोबाइल का बेस क्या हुई, चेचिस। ठीक है, अब देखिए चेंजेस का फिगर वहाँ पे आप कैसे बनाएंगे। देखिए हमने जैसे इसमें ब्लॉक डायग्राम बनाया, सबसे आगे इसमें देखिए क्या लगा है, इंजन लगे हैं। मैं आपको पेन से बताता हूँ।
ये देखिए इंजन लगा है मेरा छोटा सा, देखा ये इंजन लगा है। ये फ्रंट एक्सल है। फ्रंट एक्सल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम लोग पावर जो होते हैं आगे वाले एक्सल में देते हैं, ये है फ्रंट एक्सल। और इसके बाद में यहाँ पे मेरा फ्लाई व्हील लगा होता है, यहीं पे मेरी क्लच लगी होती है, यहाँ पे मेरा गियर बॉक्स लगा होता है, क्लच के जस्ट या फ्लाई व्हील के जस्ट बगल में कहाँ लगा होता है गियर बॉक्स लगा। ये मेरी प्रॉपर सॉफ्ट लगी है जो पिछले पहियों में, और यहाँ पे डिफरेंशियल लगा है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल होता क्या है, ठीक है। और ये डिफरेंशियल लगा जो कि पिछले पहियों को दोनों को सपोर्ट कर रहा है मूवमेंट के लिए, ठीक है। आपको जाहिर सी बात है अच्छा लगा होगा फिगर, ठीक है। इसके बाद में देखिए इनके जितने भी पार्ट्स हैं सारे के नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। देखो फ्रेम, इंजन, फ्लाईव्हील, गियर बॉक्स। इसके मैं अभी डिस्क्रिप्शन मतलब कि इस पीडीएफ को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा कि एग्जाम जाते से पहले एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखिए इन सारी चीज़ों की हिंदी में बात पढ़ लेते हैं। फ्रेम क्या होता है? किसी चेचिस का मेन पार्ट, जो कि जो बेस है चेचिस, उसी को ही कहते हैं मेन पार्ट, ठीक है। उसी को फ्रेम कहा जाता है, ठीक। इंजन क्या होता है? व्हीकल को चलाने के लिए जिसमें पावर जनरेट होती है उसी को इंजन कहते हैं, ठीक। फ्लाईव्हील क्या होता है? फ्लाईव्हील आपने पढ़ ही लिया होगा। ये इंजन की, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये इंजन की क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। ये हैवी मास, ये मतलब कि जो हमारे इंजन द्वारा पावर बनती है, पावर की जो उतार चढ़ाव होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्लाईव्हील लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्लच क्या होता है? क्लच क्या होता है? फ्लाईव्हील से कनेक्ट रहता है। ये कि हमारे इंजन को पहियों से डिसंगेज या इंगेज करने का काम करता है, ठीक है। तभी हम लोग देखिए गियर ईयर बदल पाते हैं। विदाउट क्लच के हम लोग नहीं करते हैं ना ऐसा, क्योंकि गाड़ी झटके खाने लगेगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स क्या होता है? ये एक गियर की असेंबली होती है जिसके अंदर गियर शिफ्टिंग होती है, ठीक है, कि डिफरेंट स्पीड पे हम कौन सा गियर यूज़ करते हैं। ये सब बात जो जहाँ फाइनल होती है वो गियर बॉक्स होता है। इसके बाद आते हैं हमारा प्रॉपलर शाफ्ट क्या होता है? ये एक हॉलो शाफ्ट होती है जो कि गियर बॉक्स के पावर को डिफरेंट गियर मैकेनिज्म में ट्रांसमिट करती है। ये पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट होती है, ठीक है, और हॉलो होती है, ठीक है। इसके बाद आइए डिफरेंट गियर मैकेनिज्म। गियर मैकेनिज्म देखिए बात से ही समझ में आ रहा है। गियर के जितने भी मैकेनिज्म हैं जहाँ पे होते हैं उसी को क्या कहते हैं? गियर मैकेनिज्म। रियल एक्सल क्या होती है? मैंने आपको बताया रियल एक्सल व्हीकल के पीछे वाले पहिए के जो होते हैं, जब हम लोग उनमें पावर देते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? रियल एक्सल। और फ्रंट एक्सल क्या होती है? जब हम पहियों के में जो पावर होती है वो अगले वाले पहियों में देते हैं, ठीक है, वो होती है फ्रंट एक्सल। इसके अलावा ये सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम किस लिए बनाया गया? कि व्हीकल को झटकों से बचाने के लिए और पूरा वेट जो है कंफर्टेबली हैंडल कर सके, क्योंकि वेट जो भी होता है वो बेस किस पे रहता है? चेसिस पे। इसके बाद आइए स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है? इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी को मोड़ते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी के लिए स्टीयरिंग सिस्टम होता है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? हाँ, स्टीयरिंग सिस्टम के टाइप होगा देखिए, फ्रंट और रियल, ठीक, रियल। और इसका ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? किसी व्हीकल को स्लो करने के लिए या रोकने के लिए हम जिस भी सिस्टम का यूज़ करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ व्हीकल को रेम या फिर रेम को जाम कर देता है, जिससे कारण से हमारी गाड़ी रुक जाती है, ठीक। इसके बाद आइए रियल व्हील ड्राइविंग या फ्रंट व्हील ड्राइविंग क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया रियल व्हील ड्राइविंग क्या होती है। इसमें इंजन की पूरी पावर पिछले पहियों पे ट्रांसमिट कर जाती है। वो मतलब कि हमारे जो पहिए हैं पीछे वाले के अकॉर्डिंग आगे वाले पहिए मूव करेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल व्हील ड्राइविंग। इसमें देखिए इंजन जरूर आगे लगा होता है लेकिन इसमें जो पावर होती है वो पिछले पहियों में दी जाती है। तभी आप देखिए गाड़ियों जब गड्ढे में फंस जाती होगी, जब मैं आपको इसकी बता रहा हूँ रियल व्हील ड्राइविंग की, कि जब गाड़ी कहीं गड्ढे में फंस गई है और अगर पीछे ले दोनों पहिए फंस गए तो गाड़ी वो आगे नहीं निकल पाएगी। अगर आगे ले पहिए दोनों फंस गए हैं तो पीछे वाले में पावर है तो वो निकाल देगी। तभी अब आप देख लेंगे नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं उसमें चारों पहियों में ड्राइव दी जा रही है, मतलब कि चारों पहिए अपने आप स्वतः पावर जनरेट करके मतलब कि पावर से चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी पहिया अगर एक फंसा है तो तीनों में हेल्प कर देते हैं, दो फंसे हैं तो पीछे ले दोनों या आगे ले दोनों हेल्प कर देते हैं, ठीक है। इसका देखिए ये इसका फिगर बनाया इंडियन गियर बॉक्स क्लच। मैंने आपको फिगर जैसे ही बताया ऐसे ही आप एग्जाम में बनाएंगे, आपका एक भी मार्क्स भी नहीं कटेगा और ये काफ़ी इजी वे से बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आइए फ्रंट व्हील ड्राइविंग या फोर व्हील ड्राइविंग क्या होती है? फ्रंट व्हील ड्राइविंग आपको बता दीजिए जब हमारा आगे वाले पहियों में ड्राइविंग दी जाए, ठीक। एडवांटेज ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइविंग, हाँ ये आपको याद रखना है। फ्रंट व्हील या रियल व्हील ड्राइविंग में एडवांटेज डिसएडवांटेज ये ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि आपका थ्योरी का पेपर है तो जाहिर सी बात है ये नहीं आएगा तो आएगा क्या लिखने के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ मशीनिंग पार्ट बनता है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होते ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रंट व्हील जो होती है उसके एडवांटेज क्या होते हैं? यदि इंजन को आगे रखा जाता है तो प्रॉपर सॉफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने जितने पॉइंट लिए हैं मुश्किल से आपको 4 या 5 पॉइंट तो कन्फर्म याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर इंजन आगे रखा है तो क्या प्रॉपर सॉफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी बैलेंसिंग अच्छी होती है और इसमें जो वेट होता है वो आगे की तरफ ज़्यादा होता है, पीछे कम होता है, ठीक है। और इसमें जो होती है गाड़ी बहकती नहीं है। अपने यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं ये सिर्फ काय पे चलती हैं? फ्रंट व्हील ड्राइविंग पे चलती हैं। जो पावर होती है आगे वाले पहियों में दी जाती है, पीछे वाले केवल ऐसे उससे डिफरेंशियल से केवल अटैच होते हैं, ठीक है। आगे आइए
और देखिए हाँ, ये कांटेक्ट, ये आगे वाली जो ड्राइविंग होती है इससे सरफेस कांटेक्ट भी अच्छा रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये जब हमारी वेट है जिसको चढ़ाना होता है ऊपर चढ़ाई पे, तो सारा वेट तो आगे होता है ना, तो ये लॉस है। ठीक है, व्हीकल को टर्न करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टीयरिंग, हाँ जब इंजन भी आगे है, फ्रंट व्हील ड्राइव भी आगे है, तो स्टीयरिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अगर यही इंजन मेरा पीछे रखा हो और हम लोग ड्राइव आगे वाले पहिए को दे, तो हमारी स्टीयरिंग क्या होती है, सिंपल हल्की लिफ्ट होती है। ठीक है, हल्की होती है। इसके बाद आ जाइए, साइड डायरेक्शन में काम करने वाला ब्रेकिंग फोर्स कम लगता है। हाँ, जब आगे तभी देखिए हम लोग हमेशा पीछे वाली ब्रेक लगाते हैं जिससे पहिया जल्दी मूव हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए कार्बोरेटर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ना पूरे याद करना, लेकिन याद जरूर कर लेना, पढ़ लेना, ताकि आप वहाँ कुछ बहुत लिख ही लेंगे अपने मन से। कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, यह इंजन का मेन पार्ट होता है। जैसे हर चीज़ कोई भी ऑटोमोबाइल का हर पार्ट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कार्बोरेटर ये क्या करता है, फ्यूल को और एयर का मिक्सर जो होता है वो अच्छी मात्रा में सेंड करता है किसके पास, इंजन के पास, इसी को कार्बोरेटर होता है। इसमें देखिए गवर्नर भी लगा होता है, ताकि हमारे व्हीकल को कितने पावर की ज़रूरत है, पावर कितनी कंज्यूम करेगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, गवर्नर पे। गवर्नर आपको मैं आगे भी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए एक वेंचुरी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हाँ, ये आपको लिखना पॉइंट अच्छा रहेगा, ये वेंचुरी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये देखिए इसका मैंने कार्बोरेटर का फिगर बना रखा है। यहाँ पे देखिए मैं आपको पेन से समझाता हूँ। यहाँ पे ये थ्रोटल बॉडी, यहाँ से एयर आती है। ठीक है, यहाँ से आ रही ये एयर, और यहाँ से एयर को क्या कर दिया गया, कंप्रेस कर दिया गया, थोड़ा बहुत दबा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये फ्लोट चैम्बर, यहाँ पे लगा है फ्लोटिंग, यहाँ से ऊपर से आता है स्ट्रेनर, और यहाँ से हमारा जो कि वो होता है फ्यूल, वो कुछ मात्रा में इसमें इंजेक्ट कराया जाता है। फिर इसके बाद में ये पूरा अंदर हो जाता है। यहाँ से ये फ्रेश एयर जा रही है, यहाँ से हमारा फ्लोटिंग चैम्बर से थोड़ा थोड़ा करके फ्यूल जा रहा है, और यहाँ से जाके इसको कंप्रेस कर दिया गया। ये देखिए दोनों लगे हैं पॉइंट्स, इन दोनों से क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। यहाँ से ये देखिए कंप्रेस कर दिया गया, उसके बाद में ये सारा किसमें चला गया, इंजन में चला गया। ओके, अब देखते हैं आगे। ये देखिए बाकी सारी बातें वही लिखी हैं कि कैसे कहाँ से जाता है, कौन सा कंप्रेस होता है। ठीक है, हाँ, गवर्निंग ऑफ फ्यूल कार्बोरेटर, गवर्निंग मैंने आपको बता ही चुके हैं। गवर्निंग क्या होता है कि फ्यूल की क्वांटिटी या एयर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अब कभी आप गाड़ी एकदम हाई स्पीड पे चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फ्यूल भी ज़्यादा लग रहा होगा, और आपको वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके लिए क्या कहा जाता है, एयर भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये सब किस पे, किस पे बेस्ड रहेंगे, गवर्नर पे। गवर्नर ही बताएगा कि किस चीज़ को कितना ज़्यादा चाहिए। देखिए अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ड्राइविंग टाइम व्हीकल की गति कम या ज़्यादा होने पर इंजन का लोड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गवर्निंग पे। ठीक है, बात वही है, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक, क्लच क्या होते हैं तथा उनके प्रकारों का भी वर्णन कीजिए। हाँ, अभी मैंने आपको ऊपर एक छोटे से पॉइंट आया था क्लच का, तो मैंने आपको क्लच थोड़ा बहुत बताया भी था। क्लच क्या होता है, क्लच का काम ये होता है कि ये हमारे गियर बॉक्स में से इंजन की जो पावर जा रही होती है उसको इंगेज व डिसंगेज करता है, जिससे हमारी पावर डायरेक्ट इंजन की पावर पहियों में ना जा सके। इसीलिए हम लोग क्लच लगाते हैं। क्लच क्या करती है, वो उससे अलग कर लेती है, जितना फ्रीली मूव हो रहा था होगा, बाकी पावर से अब नहीं मूव हो रहा होगा, तभी हम लोग गियर चेंज कर लेते हैं, फिर अपने आप पावर ट्रांसफर होने लगती है। ठीक है, अब देखिए क्लच हमारे कितने टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्लच, एक होता है निगेटिव क्लच। पॉजिटिव क्लच में आते हैं जॉ क्लच, स्क्वायर जॉ क्लच, स्पाइरल जॉ क्लच, कि आपको नहीं पढ़ने। निगेटिव क्लच में आइए आप, फ्रिक्शन क्लच है, हाइड्रोलिक क्लच है। हाइड्रोलिक क्लच के 3 टाइप्स हैं, लेकिन वो भी आपको नॉर्मली नहीं पढ़ने। मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको जाहिर सी बात है आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्लच में आइए, प्लेट क्लच होती, कोन क्लच होती, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती, और सेंट्रीफ्यूगल क्लच होती है। ठीक है, प्लेट में 2 आती हैं, मल्टी और सिंपल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी और सिंपल। इसके बाद मेरी इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। पहले आ जाइए, फ्रिक्शनल क्लच क्या होती है। फ्रिक्शन क्लच क्या होती है, जब किसी क्लच में ड्राइविंग शाफ्ट में पावर ड्राइविंग शाफ्ट के फ्रिक्शन में ट्रांसमिट की जाती है, जिसके कारण से जर्क या पॉसिबल। देखिए जितनी भी क्लच है उसमें क्या होता है कि हमने आपको बताया ना कि एक शाफ्ट जो होती है वो उसको डिसंगेज कर देती है कि पावर ना जाए, तो कोई ना कोई चीज़ जो जिसको डिसंगेज कर रही है उस पर जाहिर सी बात है फ्रिक्शन जनरेट होगा। इसी कारण से जो उसको डिसंगेज कर देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल क्लच कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कितना सारा फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, जिस कारण से उसका नाम क्या रख दिया, फ्रिक्शनल क्लच रख दिया। ठीक है, इसके बाद ये प्लेट क्लच में हमारे 2 टाइप्स थे, अभी मैंने आपको बताया सिंपल और क्या हुआ मल्टी प्लेट। इसमें देखिए सिंगल प्लेट क्लच मैं आपको फिगर में डिफाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, ये ड्राइवर शाफ्ट है, ये इधर वाली कौन सी है, ड्राइवर है, और ये वाली हमारी कौन सी शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है। ये बीच में लगी है फ्रिक्शन लाइनिंग,
ये क्या लगी है, फ्रिक्शन लाइनिंग। ठीक है, अब ये ड्राइवर जो है ये शाफ्ट में दबा रहा था और यहाँ पे हमारी क्या लगी, स्प्रिंग लगी है। ये इसमें अभी तक जब ये इसके बिल्कुल चिपक गए, ये तीनों चीज़ें आपस में पास पास में हो गई, तो ये इसकी पावर सीधे यहाँ से ट्रांसमिट होगी। लेकिन जब हम लोगों ने क्या किया, क्लच प्लेट दबाई, क्लच दबाया, तो ये क्या करते हैं, आपस में स्प्रिंग के कारण ये इससे दूर होने लगता है। तो हमारी पावर सिर्फ इस पे रहती है, यहीं से घूमती रहती है, घूमती रहती है, बस पावर आगे नहीं जाती है। तो जिस कारण से हम लोग गियर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस क्लच में दो फैंस होते हैं, इसमें 60 कमसा होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कौन से, ड्राइवन और ड्रिवन। ठीक है, इसमें देखिए यह असेंबली हमेशा एक दूसरे से चिपकी रहती है, एक्सल फ्लेज जनरेट करती है तथा पावर ट्रांसमिट होता है। इसको डिसंगेज करना हो तो लीवर प्रेस करते हैं। ठीक है, इसको डिसंगेज करने के लिए क्या करेंगे, लीवर। और जब मल्टी प्लेट आएगी तो इसमें जहाँ ये एक प्लेट लगी है वहीं पे कितनी सारी लगेंगी, 2-4 प्लेटें लगा दोगे, इसी को क्या कहेंगे, मल्टी प्लेट। देखिए आइए मल्टी प्लेट का इसका हाँ, लेकिन ये है मल्टी प्लेट का फ़ायदा क्या हुआ, जब काम वही हो रहा है तो लेकिन हमारा कोई ना कोई फ़ायदा होगा, क्यों हम 2-4 प्लेटें लगा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा यही है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाई स्पीड या हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसमें मैक्सिमम कितनी 20 प्लेटें तक लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसमें दोनों फ्लेंज के बीच में फ्रिक्शन प्लेटों का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसमें एक किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा लगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें दोनों तरफ फ्रिक्शन लाइनिंग वो होती है कि जिससे हमारा फ्रिक्शन कम से कम जनरेट हो। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा तो मेरी जो मेटल या फिर जो भी लगा होगा वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज इसकी देखिए, एडवांटेज क्या है, इसका यूज हाई स्पीड पे किया जाता है, इसके द्वारा अधिक टॉर्क को ट्रांसमिट किया जाता है, जो भी है पड़ा। और मल्टीप्लेस वालों की क्या होती है, लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखिए वही फिगर जैसे ड्राइव एंड ड्राइव। हाँ, आपने बुक में जरूर ये देखा होगा, फिगर काफ़ी कठिन था ना। मैं ये बात समझ सकता हूँ, मैंने भी खुद बनाया था। मैं खुद बनाने में मुझे लगा 15-20 मिनट लगे। मैंने कहा इतनी देर में अगर ये क्वेश्चन का मैं एक फिगर बनाऊंगा, अगर कहीं आ गया मल्टी प्लेट और सिंगल प्लेट को आप बनाइए तो मैं आधा घंटा तो इसी में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे ही फिगर बनाना, वहाँ ड्राइव एंड ड्रिवन दे के और मल्टी प्लेट लगाना, उसके बाद अपने थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, बस हो जाएगा आपका काम। ओके, आइए अब देखिए नया सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होती है ये। हाँ, ये आपकी इंपॉर्टेंट थोड़ी रखती है। ठीक है, इसमें जैसे ये फिगर बनाया देखिए आप, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का फिगर है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया की मतलब कि इधर से आप देखेंगे तो क्या दिखेगा। ठीक है, आगे देखें पढ़ते हैं। ये क्लच गियर बॉक्स ऑटोमोबाइल में यूज़ किए जाते हैं। इसमें ड्राइव एंड पुली में 3 से अधिक शू लगे होते हैं, वो ब्रेक शू वाले शू नहीं, दूसरे शू हैं। ठीक है, इनको स्पाइडर द्वारा गाइड किया जाता है। इसको स्पाइडर एक पुली का नाम है जिसको गाइड करते हैं। ठीक है, ये पूरी असेंबली ड्राइवन शाफ्ट के खोल में लगी होती है। ड्राइवन क्या होती है, जो हमारा एक ड्राइवर होता है जो कि घुमाता है, और ड्रिवन क्या होती है, जो घूमती है, उस शाफ्ट में लगे होते हैं, जो घूमती है, जिसमें हमारा पावर आके उसके बाद वर्क होता है, उस पर लगी होती है। ठीक है, शू स्प्रिंग द्वारा कंट्रोल होते हैं। जब इंजन द्वारा ड्राइवन शाफ्ट रोटेट करती है तो शू पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जनरेट होता है, जिसके कारण ये शू वाटर की तरफ खींचने लगता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर साइड को खींचने लगेगा तो ये इससे डिसंगेज हो जाएगी, इसी से हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अब देखिए हम लोग सब, इसके बाद हमारा आता है गियर बॉक्स क्या होता है। देखिए हम लोगों ने क्लच दबाया, उसके बाद हम लोग जाहिर सी बात है तुरंत क्या करते हैं, गियर चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद तभी हम लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गियर बॉक्स क्या होता है। ठीक है, गियर बॉक्स के कार्य आपको बताएंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स। ये इंपॉर्टेंट गियर बॉक्स है, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, गियर बॉक्स देखिए, गियर बॉक्स जनरली कई गियरों की असेंबली होती है। इसमें पोजीशन क्लच के बाद होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्लच के बाद ही इसकी क्या होती है, पोजीशन होती है। ठीक है, क्लच में पावर गियर में आती है। इसके बाद प्रॉपर सॉफ्ट की सहायता से डिफरेंशियल गियर में इसकी टॉर्क मोशन को कंट्रोल किया जाता है। जब व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग व्हीकल को तभी हम लोग पहले गियर पर देखते हैं। आप पहले गियर में जो हमारी इंजन का गियर बॉक्स होता है वो लार्ज लगा होता है कि ज़्यादा टॉर्क को दे सके, इसलिए हमारा पहिया मूवमेंट, तभी हम लोग देखो चढ़ाई पे चढ़ानी होती है गाड़ी तो क्या कहते हैं, फर्स्ट गियर पे मोटरसाइकिल करो या सेकंड गियर पे करो, थर्ड या फोर्थ गियर पे बाइक नहीं चढ़ती है। तो इसीलिए फिर जैसे जैसे धीरे धीरे स्पीड आ जाती है, फिर डायरेक्ट हम लोग जनरेटली चौथा गियर लगा के सीधे सिंपली फ्लो कराने लगते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग गियर बॉक्स, ये जितना गियर का ट्रांसमिशन होता है वो सारा किसके अंदर होता है, गियर बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए गियर बॉक्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं। व्हीकल की ज़रूरत के हिसाब से टॉर्क को ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, काम में ज़्यादा स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। व्हीकल को रिजर्व मोशन, दोनों मतलब कि व्हीकल को रोका या मोशन देना, दोनों इसी का काम होता है। क्योंकि देखिए बाइक स्टार्ट कर लीजिए, जब तक आप गियर नहीं डालेंगे तब तक बाइक मूव नहीं करती है। तो ठीक है, यही बात है। एक्स्ट्रा लोड की कंडीशन में स्पीड ज़्यादा पावर देना, हाँ जब हमारे पास लोड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हम लोग कैसे चलाते हैं वो सब किस पे डिपेंड करता है, गियर पे डिपेंड करता है। ये तो नहीं करते हैं कि चौथा गियर डाल लिया बूम करते रहे। ठीक है,
जब भी आवश्यकता हो तो ड्राइविंग मार्श को फिक्स कर दें, ये कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आइए कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स क्या होते हैं? ये वो गियर बॉक्स होते हैं जो मेन शाफ्ट से ले शाफ्ट के ऊपर कांस्टेंट मेश होते हैं। उच्च गति या टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इस पर लगे डॉग क्लच के फिसलने से प्राप्त होता है। इसमें अलग अलग डॉग क्लच लगे होते हैं जिनके फिसलने से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। क्लच शाफ्ट होता है तथा क्लच गियर शाफ्ट से ज्वाइंट होता है। ये जो हमारा पूरा प्रोसेस बना है, ये गियर बॉक्स का प्रोसेस बना है। यहाँ पे हमारा क्लच गियर बना है। यहाँ पे मैंने आपको फिगर में देखिए जनरली कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, ये आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि फिगर में कुछ बहुत अगर लिखेंगे नहीं तो जाए इस बात है फिगर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको इसकी थोड़ा वर्किंग बता देता हूँ। इसमें मेन शाफ्ट पर 2 डॉग क्लच लगे होते हैं। इसमें देखिए 2 डॉग क्लच लगे होते हैं, एक ये स्लाइडिंग डॉट क्लच लगा होता है और एक यहाँ पे लगा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसके अंदर डॉग क्लच फर्स्ट और रिजर्व गियर के मध्य लगा होता है। इसमें मेन सॉफ्टवेयर स्पाइनल कटे होते हैं। स्पाइनल मतलब या छेंद्र कटे होते हैं, या फिर ये देखिए स्पाइनल कटे हैं छोटे छोटे से, ठीक है। इसके बाद में इसमें डॉग क्लच को सरकाया जाता है तथा लीवर की सहायता से बाएं से दाएं और क्लच को खिसका कर मिलाया जाता है तथा उच्चतम गति प्राप्त की जाती है, ठीक है। ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड जब प्राप्त करना होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इस वाले गियर बॉक्स से यूज़ करते हैं। क्या नाम है इसका? कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, ओके। इसके बाद में आ जाइए मेरा, इसके बाद बेस जो है टायर। टायर क्या होते हैं, ठीक है। टायर इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो डायरेक्ट किसी व्हीकल का डायरेक्ट जो बेस व्हीकल का जो बेस है वो जिससे सरफेस से टच होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टायर। क्योंकि हम लोगों का व्हीकल का चेसिस तो कोई बॉडी टच नहीं होती, क्या टच होता है? टायर टच होते हैं, ठीक है। और टायर देखिए हमारे कितने प्रकार के होते हैं। टायर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्यूबलेस और एक ट्यूब टायर। ये तो आपको बात पता ही होगी, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ट्यूब टायर कौन होते हैं? जिसमें के अंदर ट्यूब हमारे होते हैं, जिसके अंदर हवा जो भरी होती है ट्यूब के अंदर भरी होती है। ट्यूबलेस क्या होते हैं? जिनके अंदर ट्यूब नहीं होता है, डायरेक्ट ही हवा को पिंच करके भरा जाता है, ठीक है। टायर को देखो, हाँ ये आपको लिखने होंगे कि टायर को आप कैसे क्या क्या प्रोटेक्शन दो कि टायर की ज़्यादा दिन तक चल सकें, ठीक है। ये आप बातें बता सकते हैं क्योंकि आप खुद व्हीकल यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं कि हम कैसी कंडीशन से चलाएं कि हमारे व्हीकल्स के जो टायर हैं ज़्यादा दिन तक चल सकें, ठीक है। टाइम कम है क्योंकि हम लोगों को ऑटोमोबाइल पूरी ख़त्म करनी है, ठीक है। मैं आपको ये PDF दे दूँगा, आप इसको पढ़ जरूर लेना, ओके। इसके बाद में आ जाइए स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। स्टीयरिंग सिस्टम को भी समझाइए। देखिए स्टीयरिंग सिस्टम क्या होती है? वही मैंने आपको बताया, किसी भी व्हीकल को मोड़ना, लेफ्ट राइट मोड़ने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? स्टीयरिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। देखो इसके जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या काम करता है ये। मोड़ने के पश्चात व्हीकल को सीधा करता है, व्हीकल को सीधा भी करता है, ठीक है। और किसी भी जगह को व्हीकल को मोड़ना, टर्न करना, ठीक है। हाँ, रोटरी मोशन को एंगुलर मूवमेंट में बदलना, रोड्स के झटकों को स्टीयरिंग तक ना पहुंचने देना, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगी एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। जो हम लोगों ने गियर बॉक्स पढ़ा था इसमें मेरा एक पॉइंट छूट गया था, इसलिए मैंने उसको नीचे रखा। एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स। एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स में ये देखिए ये 3 छोटे छोटे गियर रखे होते हैं जो किसी एक गियर बॉक्स के अंदर ये तीनों गियर रखे होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसकी सहायता से गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 ग्रह गियर, ये जो 3 ग्रह गियर होते हैं इन्हीं को प्लैंट गियर कहा जाता है और बीच वाले को क्या बोला जाता है? सन गियर बोला जाता है, क्योंकि ये इसी के अराउंड पूरे घूमते रहते हैं। इसमें ये वाला स्टेबल रहता है और लास्ट वाला स्टेबल रहता है, लेकिन बाकी कोई स्टेबल नहीं रहते हैं। बाकी सारे गियर सूर्य गियर के चारों ओर, मतलब कि जो बीच वाला है उस गियर के चारों ओर मूवमेंट किया करते हैं, ठीक है। इन सभी गियरों को आंतरिक गियर के दांतों, ये सारे जो गियर होते हैं किसके द्वारा? जैसे मैंने आपको पावर ट्रांसमिशन में पढ़ाया होगा, गियर के टाइप्स में बताया था मैंने। एक होता है कि इनर टूथ गियर, वही वाले गियर पे ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब आइए हमारी स्टीयरिंग में हमारी 2 वो हैं, स्टीयरिंग में 2 हमारे कार्य विधियाँ दी गई हैं, इनको आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहली कौन सी? एकरमैन स्टीयरिंग गियर की कार्य विधि। एकरमैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि हमारी किस मैकेनिज्म के स्टीयरिंग काम करती है। इस मैकेनिज्म के अनुसार टाई रोड पे लंबाई, एक्सल की लंबाई कम रखी जाती है, जिससे टाई आर्म, ये देखिए इन्होंने बताया था कि जो ये व्हीकल है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो व्हीकल की ये जो बेस एक्सिस होती है इससे यहाँ पे ये थोड़े क्रॉस लगा के यहाँ पे एक और वो लगाई जाती है टाई रॉड जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है? लेंथ थोड़ी कम होती है इनको। अब जब इसको हमने आपस में, देखिए मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ हल्का सा, थोड़ी जल्दी में बताता हूँ क्योंकि टाइम कम है। यही जब मैं इसको ऐसे टर्न करता हूँ व्हीकल को, तो ये जाहिर सी बात ये टाई रॉड ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे हो जाएंगे दोनों सॉफ्ट, और ये वाली लेंथ ऐसे हो जाएगी। ऐसे ही उधर साइड को होगा तब ऐसे मूव हो जाएगा। ये मैकेनिज्म जिन्होंने बताया वो थे एकरमैन, ठीक है।
अब इन्हीं का देखिए वर्किंग, हाँ उन्होंने की ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको वहाँ लिखनी कि ये जो भी एक्सिस, जो भी लेफ्ट या राइट टर्न करेंगे, लेकिन जो बैक पिछले वाली रियल एक्सल ड्राइव होगी, ये उसकी बिल्कुल एक्सिस पे ही उनके सेंटर टच होंगे आके। अगर ये इधर साइड को मूव होता तो ये यहाँ पे टच होता कहीं। ओके, ऐसे करके। अब आइए देखते हैं हमारी इसके अंदर में इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको लिख देना है कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी। ये आपको प्रूविंग करिए या ना करिए वो आप पे डिपेंड करता है, याद रहे तो कर देना, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम आप तो जानते हैं कि ब्रेकिंग जरूर होती है क्योंकि उसको रोकने के लिए। इसके अंदर देखिए, और ब्रेकिंग सिस्टम क्या होती है, किसी व्हीकल को रोकने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो होती है ब्रेक। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक का देखो ऑपरेशन के अनुसार हम लोगों ने कितने टाइप्स में बांटा गया, 4 में, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, एयर एंड वैक्यूम। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कौन से, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, बेस्ड ऑन पर्पस, सर्विस ब्रेक और पंचिंग ब्रेक। अभी मैं आपको एक एक बताता हूँ। मैकेनिकल ब्रेक कौन सी होती है, हाइड्रोलिक। देखिए आपको इसमें सारी नहीं पढ़नी है, देखिए कुछ तो ऐसी हैं जो आपको खुद ही आती हैं। हैंड ऑपरेटिंग ब्रेक क्या होती हैं, जो लोग हाथों से ऑपरेट करते हैं, जैसे साइकिल में हो गई, मोटरसाइकिल में एक हैंड ब्रेक होती है और एक कौन सी होती है, फुट ब्रेक होती है। तो ये आपको बताने की अब कोई दोनों ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए सर्विस एंड पर्सिंग ब्रेक। और इसके बाद में क्या है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कि वो कैसी बनी है, डम के आकार की बनी है, डिस्क के आकार। डम के आकार की ब्रेक आपने कार में देखी होगी, जब व्हीकल कार में जब आप पीछे बैक वाले में जब आप ब्रेक शू पैड या साफ़ करते होते तो उसको क्या बोलते हैं, भैया ये ड्रम है, ड्रम, इस ड्रम को खोल के तब साफ़ करना। ठीक है, और वहीं पे एक डिस्क ब्रेक आपने देखी होंगी जो कार उसमें लगी होती हैं अपने लोगों की बाइकों में, सीधे डिस्क ब्रेक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, एयर और वैक्यूम। ये चारों ब्रेकें आपको अच्छे से पढ़नी क्योंकि आपके लिए में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एक बताता हूँ। मैकेनिकल ब्रेक क्या होती है, इस प्रकार की ब्रेक मैकेनिकल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में ये केवल ब्रेकिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता था, धीरे धीरे इसे हाइड्रोलिक में, पहले सबसे पहले नॉर्मल ब्रेक लगाई जाती थी कि ब्रेक पैड लगा दिए गए, उनसे कनेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है अब ये मैकेनिकल ब्रेक है। मैकेनिकल ब्रेक देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा देखिए कैम का लीवर लगा होता है सबसे ऊपर, जिसको मैं लोग प्रेस करता हूँ, ये प्रेस करते ही ये स्प्रिंग क्या हो जाती है, दूर दूर होने लगती है, जिस कारण से ये आपस में चिपक जाते हैं, इस कारण से ब्रेक हमारी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ब्रेक पैडल है, ब्रेक लीवर है, ब्रेक रॉड है, ब्रेक ड्रम है। ठीक है, ये आपको लिख देने हैं। ठीक है, गाड़ी का पहिया एक ड्रम में कसा रहता है, ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ वर्किंग, क्योंकि मैंने आपको जाहिर सी बात है ऐसे ही मैंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे मेरा प्रेस होता है जिस कारण से लीवर ड्रम की स्प्रिंग्स को आगे पीछे कर देता है। देखिए जैसे ये स्प्रिंग आपकी, मैं आपको दोबारा एक बार और बता देता हूँ, कि जैसे स्प्रिंग आपकी इधर इधर बढ़ेंगे तो ये जाहिर सी बात है, ये जो ड्रम की किनारे देखिए आउटलाइन ये डार्क में है, ये इसको ड्रम में जाके चिपक जाएगी जाके, तो ये इसको बढ़ने नहीं देगा आगे। ठीक है, यही इसमें समझाया गया है वर्किंग में। इसके बाद आइए मेरी वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम क्या होती है। वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम आवश्यक शक्ति वैक्यूम द्वारा प्राप्त है। ये जितनी वैक्यूम है, वैक्यूम से आप सीधे पता चल गया कि निर्वात होती है। इसमें ड्राइवर बहुत कम पावर लगानी पड़ती है। इसमें जैसे हम लोगों को उसमें मैकेनिकल वाले में तो थोड़ा प्रेस भी करना पड़ता है, इसमें इतनी पावर नहीं लगानी। इसमें इंजन के स्ट्रोक या वैक्यूम पंप की सहायता से जनरेट किया जाता है। देखिए आइए मैं इसको बताता हूँ। इसका ये जो फिगर है ये वैक्यूम ब्रेक का फिगर है। ठीक है, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सर्व ग्लाइंडर है और ये पप्पू वॉल्व है और ये क्या कंडक्टर लोअर वॉल्व है, ये क्या एटमॉस्फेयर, यहाँ से एयर आती है। ठीक है, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। ओके, इसके बाद में आ जाइए इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग यही है कि जब इसमें भी हम लोग पैडल को प्रेस करेंगे, जाहिर सी बात है ये आपस में कंप्रेस होगा। इसके बाद में ये जो मेन पार्ट यही है कि हम लोगों को इन जा को, एक सेकंड मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मेन पार्ट यही है कि ये जो जा है पहिए के व्हीकल के, ये जो जा हैं इनको आपस में इनसे रम से टच कराना है। इसको आप जिन भी मेथड से करेंगे वो आपकी क्या कहलाएगी वर्किंग। उसमें मैं लोग मैकेनिकल का प्रयोग कर रहा था इसलिए मैकेनिकल ब्रेक हो गई, और यहाँ पे हम लोग वैक्यूम का यूज़ करके ऐसा बना रहे हैं कि वैक्यूम से ये देखिए मेरा यहाँ पिस्टन बनता था जो ये वर्किंग करता था, इसी कारण से ये कंप्रेस या डिसंगेज करती है। ओके, तो ये हो गई हमारी वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बाद आइए पावर सिस्टम क्या होता है या फिर पावर स्टीयरिंग क्या होती है। पावर स्टीयरिंग वो स्टीयरिंग होती है जिसमें हमने मैनुअल पावर स्टीयरिंग को टर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है। इसमें स्टीयरिंग व्हील की सहायता से लगाते हैं। इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं होती, हम आप तनक से भी मूवमेंट देते हैं तो अच्छा उसमें खास टॉर्क का मूवमेंट दिखाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा, इससे हमारे हाथों में थकान, मतलब कि हम लोग नॉर्मली सिंपली हैंड से इसको फ्रीली मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसी को पावर स्टीयरिंग कहते हैं। तो आप लोगों ने ट्रैक्टर में देखे होंगे, उनके ट्रैक्टर को घुमाते रहो तब कहीं पूरा घूम पाता है, लेकिन पावर स्टीयरिंग में क्या आपने
सिंपली सा हैंड से इंडिकेट किया और वो टर्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आइए इसके एडवांटेज क्या हैं। इसके एडवांटेज हैं वाहन चलाने में ड्राइवर को थकान कम होती है, ठीक है। पावर स्टीयरिंग के प्रयोग से वाहन के विभिन्न पुर्जों का कार्यकाल की अवधि बढ़ जाती है, ठीक है। अगर स्टीयरिंग फेल हो जाए तो मैनुअल तरीके से वाहन को चला लीजिए आप, ठीक है। यही देखिए स्टीयरिंग का वही वाला पर्पज़ जैसा बनाया गया था, गियर बॉक्स, पोजीशन, हाइड्रोलिक रैम, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमारा क्या है, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो खराब रॉड या स्पीड ब्रेकर के कारण लगने वाले झटकों को एब्जॉर्ब स्टॉप। देखिए अब जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई ब्रेकर वेकर पड़ा तो उसको कैसे कि एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जनरली इनका प्रयोग 2 व्हीकल में किया जाता है, हाँ, लेकिन हम लोग इसको 4 व्हीलर में किस में सांकर आंकर की सहायता से भी करते हैं, ठीक है। वही है इसमें जो बातें बताई गई उसी में। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक और क्या बोलते हैं, स्टॉक अब्जॉर्बर, ठीक है। एक होता है फ्रिक्शन टाइप, एक होता है हाइड्रोलिक टाइप। हाइड्रोलिक टाइप में 3 आते हैं, पिस्टन टाइप, इलेक्ट्रॉनिक टाइप और टेलीस्कोपिक टाइप, ठीक है। टेलीस्कोपिक टाइप जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसको देखिए यहाँ पे फिगर आउट किया है। इसमें देखिए ये हमारा बना है टेलीस्कोप फिगर टाइप, ठीक है। ये एक प्रकार का एब्जॉर्बर है जो कि झटकों को सहन करता है, कि कुल मिला के जो हमारे अंदर ड्राइवर या कोई भी पर्सन बैठा है तो उसको झटके ना लगें, व्हीकल में कोई डिफ़ॉल्ट ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद आइए लीफ स्प्रिंग को क्या होती है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। लीफ स्प्रिंग स्टील की कई कार प्लेटों को आपस में क्लैंप या फिर जोड़ के बनाया जाता है। इस प्लेट के नंबर को वेट के अनुसार डिवाइड करते हैं तो कुछ मात्रा में प्राप्त होती है। इसके द्वारा हम अधिक सपोर्टिंग लीफ लगाई जाती, इससे रेडियस कन्वर्ट होती है, ठीक है। ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसमें, ट्रक रक में यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रक रक में आपने देखा होगा नीचे, या फिर ट्रैक्टरों में देखा होगा ये लगे होते हैं डिफरेंशियल की जगह, ये उन्हीं का जो हम लोग कार में डिफरेंशियल लगा होता है, बट इनकी जगह पे यहाँ पे ये लगा होता है, ठीक है। इसके बाद में इनका कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया जाता है, चित्रानुसार इनकी स्टील या लीफ में यू आकार के देखिए स्टेम बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको ज्वाइन किया जाता है। इसके बाद में आ जाइए कॉइल एंड हेलिकल स्प्रिंग। इसके अंदर जो स्प्रिंग होते हैं उनको हेलिकल के आकार का भी बनाया जाता है, ठीक है, या फिर कॉइल के आकार का भी बनाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉइल स्प्रिंग। स्प्रिंग की 2 कॉइलें होती हैं, एक तो ये होती है जनरली सिंपल कॉइल स्प्रिंग और एक होती कोनिकल, ठीक। इसके बाद आइए, लेकिन इसके बारे में देखिए जो सिंपल कॉइल स्प्रिंग है इसमें इसके भी टाइप्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। देखिए इक्वल कॉइल बनाई जाती है, इसके 2 टाइप्स है, कौन सा है, ओपन सिंपल कॉइल और वो एक है क्लोज सिंपल कॉइल। अब जो हमारी इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना कि इनके टाइप्स कितने हैं। इसके बाद मेरी कौन सी है, कोनिकल हेलिक्स स्प्रिंग। इसमें एक कोन जैसा होता है, इसमें हेलिकल डाया इसका इक्वल नहीं होता है। जितनी भी डाया देखो आपको धीरे धीरे देख रहे होगे ये बढ़ती आ रही है। इसमें देखिए ये इक्वल है, इसमें यली लेंथ इक्वल, लेकिन ये देखिए इसमें ऐसे बढ़ रहा, इसी को कहते हैं कोनिकल स्प्रिंग। इसके भी देखिए 2 टाइप्स हैं, ओपन कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग और दूसरी क्या है, क्लोज्ड कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग। इसके बाद आ जाइए सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। सस्पेंशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि गड्ढों से उत्पन्न होने जर्क या झटकों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर शॉक एब्जॉर्बर बताया था वही है, इसी को सस्पेंशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें हम लोग क्या क्या लगाते हैं, स्टील की स्प्रिंग लगाते हैं या रबर स्प्रिंग लगाते हैं या एयर। इससे हम लोग देखो कभी कभी बहुत झटके होते हैं तो हम लोग एयर बैग्स आगे लगे होते हैं, वो तो खैर बात सेफ्टी के लिए लगे होते हैं। इसके बाद में जितनी हमारी कारों और स्प्रिंगें लगी होती हैं, जैसे गद्दी के नीचे स्प्रिंग लगी होती है, वो किस लिए लगी होती है कि हम लोग झटके ना लगें, ठीक है। इसमें देखिए काय की स्प्रिंग लगी होती है, स्टील की होती है, रबर की होती है। स्टील की कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप, लीफ स्प्रिंग होती है, हेलिकल स्प्रिंग होती है और टॉर्जन स्प्रिंग होती है। और हमारी रबर की कौन सी होती हैं, 2 होती हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग होती है और कंप्रेशन शियर स्प्रिंग होती है, ठीक है। इसके बाद में एयर स्प्रिंग में कौन सी होती है, बिलोज टाइप स्प्रिंग और पिस्टन टाइप स्प्रिंग। ये आपको याद रख लेनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ इतने इनके बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, यही काम होता है कि जर्ग को दबा देना, ठीक है, कार के मेन पार्ट तक मत पहुँचाना कि ताकि हम लोगों को लगे नहीं, ओके। इसके बाद आ जाइए यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है। यूनिवर्सल जॉइंट में आपको, तो यूनिवर्सल जॉइंट देखिए हमारे वो जॉइंट होते हैं जो कि हमारे किसी भी एक्सिस में मतलब कि 360 डिग्री पे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी सॉफ्ट में जब हम लोग एक्सल आप देखते होंगे ट्रक रक में नीचे साइड देखिए एक सॉफ्ट लगी होती है, वो देखिए घूमा करती है, लेकिन उनके बीच में जहाँ पे वो जॉइंट होते हैं वो किससे जॉइंट होते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट से। ये कोई भी एक्सिस 0 से लेकर 360 डिग्री तक मूव कर सकते हैं। मेन बेस यूनिवर्सल जॉइंट का यही है। अब इसके बाद में आप देखिए फिगर और वर्किंग, ठीक है।
इसके बाद में देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले ये आपको जरूर वहाँ पे लिखना है, कभी भी आप कोई भी फिगर बना ड्राइवर ड्रिवन, ये आप लिखते ही आपको अट्रैक्टिव फील होने लगेगी। इसके बाद में ये मेरा बीच में बना यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें देखिए क्या होता है। ये प्रॉपर सॉफ्ट क्या होती है? प्रॉपर सॉफ्ट वही आपको मैंने बताया, एक अलॉय स्टील की बनी हॉलो सॉफ्ट होती है, जब मैं सबसे ऊपर आपको बता के आया था, ठीक है। इसमें दो जॉब होते हैं, एक होती है ड्राइवर, एक साइड को हम लोग ड्राइवर इसमें बोलते हैं। इसके अंदर जो ट्यूब लगी होती है, इसकी लंबाई यही सॉफ्ट होती है जो हमारी पावर को ट्रांसमिट करती है, फ्रंट व्हील से रियल ड्रीम में जाती है और रियल से फ्रंट वाले में आती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके देखिए हम लोग कैसी बनी होती है, ठीक है। यहाँ से देखिए कहाँ पे लगी है, ये देखिए यूनिवर्सल जॉइंट लगी है, ये स्लिप जॉइंट लगी बीच में। ये यूनिवर्सल वाई वाला जॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्लच लगा है, ये गियर बॉक्स लगा है। ये आपको फिगर आपको बना के आना है, फिगर आउट करके आना है, ठीक है। ये फिगर बहुत ही अच्छा है, ओके। आइए आगे आप देखने। इसके बाद में मेरा क्या ऑटोमोबाइल, अब जितनी भी पॉइंट्स हैं, अब जाहिर बात है बुक का लास्ट टॉपिक है, तो इसमें अब बस यही है ऑटोमोबाइल से प्रदूषण क्या हो रहे हैं, इनको कैसे बचा जाए, इनसे कैसे प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्रदूषण पे क्या क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाँ ये वाली गैस ये लोग निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन NO2 निकलती है, जिससे हमारी ये नुकसान होते हैं। और देखिए वाटर वेपर, एग्जॉस्ट से निकलने वाली वाटर वेपर ग्लोबल वार्मिंग को भी के कारणों को भी मुख्य उसमें पार्टिसिपेट करती है, ग्लोबल वार्मिंग में। फिर इसके अंदर लेड एंड कैडमियम, इससे ये वो निकलती है एग्जॉस्ट, सारी जितनी गंदगी है वो निकलती कहाँ से? एग्जॉस्ट से ही निकलती हैं, ठीक है। ये हमारी स्किन पे भी बहुत असर डालती हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए कैटलिस्ट कन्वर्टर से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है विस्तार से? हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैटलिस्ट ये एक उपकरण जो इंजन से निकलने हार्मफुल गैसें जितनी भी हैं उन्हें वो लेस कर देता है, थोड़ा कम कर देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट कन्वर्टर, ठीक है। ये HC को देखिए, ये यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके क्या है? HC को देखिए CO को H2O में चेंज कर देता है, ठीक। NOx को में O से तोड़ देता है, जो कि रोडियम की प्लेट्स द्वारा बना होता है, ओके। इसके देखिए ये ऐसे करके बना होता है, ये इसका फिगर है, ठीक। ये आपको देख लीजिए, प्लेटिनम इधर रोडियम और इधर ही हमारी छड़ें लगी होती हैं, बीच में ये सारी इधर प्लेटिनम की छड़ें लगी होती हैं और इधर सोडियम या फिर रोडियम, क्या लिखा है ये खुद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, रोडियम की छड़ें लगी होती हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो जो प्रोसेस होते हैं उनकी रिएक्शनें दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, मतलब कि दो प्रकार से इसमें क्या किया जाता है, कैटलिस्ट किया जाता है, छांटा जाता है। एक होता है 2 वे और एक में होता है 3 वे। 2 वे कौन से होते हैं? देखिए 2 वे होता है जिसमें इस कन्वर्ट का प्रयोग HC से CO में कन्वर्ट कर, जिसमें हम लोग वाटर बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए ये वाली तुम्हें फिगर बनाना है, क्या यहाँ से फ्यूल गैस आई, यहाँ पे ये प्लेटें लगी थी, यहाँ से निकल के सीधे यहाँ से बाहर हो जाती, आउट हो जाता है जल बन के, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए इसका कंस्ट्रक्शन जो इसमें बना है उसी की आपको वर्किंग थोड़ी लिखनी है और इसमें ये आपको रिएक्शन जरूर लिखनी है। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोई भी थ्योरी लिखें तो उसका फिगर विथ रिएक्शन जरूर लिखें, अगर उसमें रिएक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए 3 वे कैटालिस्ट, आपने जैसे अभी वो ऊपर पढ़ा था जिसमें आपको रोडियम सोडियम की वो लगी थी इस प्लेटें, ठीक है। अब देखिए इसमें भी यही है, रोडियम की और प्लेटिनम की प्लेटें लगी, एक तरफ से हमारी गैसें आती हैं, एक तरफ से एग्जॉस्ट से गैसें बाहर होता हैं और यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत भी वो क्या हो जाती है, हार्मफुल कम हो जाता है, ठीक है। आगे मेरा देखिए बैटरी क्या होती हैं, तो देखिए बैटरी क्या होती है। बैटरी किसी भी आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी है उसमें बैटरी किस लिए यूज़ होती है कि ताकि इंजन के कुछ भी पार्ट्स होते हैं जैसे लाइट टाइट होती है, ये सब किससे चलती हैं? बैटरी से। और इन्हीं को चार्ज करने के लिए भी हम लोग बैटरी चार्जिंग के लिए भी सिस्टम उसी में ही जनरेट कर लेते हैं। इसमें देखिए बैटरी के कितने टाइम है। लेड एसिड बैटरी कौन सी होती है? ये मेरी जैसे इसमें देखिए फिगर बना है लेड एसिड बैटरी। हाँ आपको ये याद रखनी, कुछ बैटरियाँ होती हैं जो एक बार ही चार्ज होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी क्या कहती हैं। और जो हमारी एक बार चार्ज होकर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक बैटरी या फिर सेकेंडरी सेल कहते हैं, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, ये जितनी भी आपको इसमें, हाँ बैटरी के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होती हैं? सबसे पहले कंटेनर, मतलब कि या फिर कवच जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा क्या होता है? प्लेटें, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है कि इनके बीच का जो सेपरेटर या डिवाइडर जो इनको आपस में अलग अलग करता है, इसके अंदर सेल का कवर होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी बैटरी के, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जिसका द्रव भरा होता है, जिसके कारण से ये चार्ज या डिस्चार्ज होती है, ठीक है। इसका एक वो है रिएक्शन जो आपको याद रखनी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कौन सी चार्जिंग, हाँ ये आपको चार्जिंग का रिएक्शन एक लिखना है, ये जो इसमें नीचे लिखा है ये आपको एक चार्जिंग का रिएक्शन लिखना है, एक डिस्चार्जिंग का सिस्टम लिखना है, ठीक है। ये वाली जो आपको रिएक्शन यहाँ पे रखी है, मैं आपको देखो हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये आपको रिएक्शन लिखी है, यही आपको लिखनी है और यहाँ पे लिख देना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। इसके बाद में आपको बैटरी के जितने भी
ये देखिए यहाँ लिखिए, आपको वही वाला जो मैं जैसा मैं आपको रिएक्शन बता रहा था, ये यहाँ लिखा है चार्जिंग। आपको कोई भी प्रोसेस लिखने को आ जाए, आप ये वाली रिएक्शन जरूर लिखना, ये वाली रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो आपका जाहिर सी बात है इंप्रेशन कम बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए हमारी डिस्चार्जिंग की कुछ बातें दी गई कि बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है, ज़्यादा देर यूज़ ना करो, ये ज़्यादा दिनों तक उसको डिस्चार्ज नहीं रखना चाहिए क्योंकि बैटरी इससे ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। यही बैटरी के एडवांटेज हैं। एडवांटेज यही है कि हमारी सारी लाइटें अपना अच्छे से चल जाते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेज यही है कि जब कभी ठंडी हो जाती है फिर उन्हें चार्ज करने की कैसे चार्ज किया जाए, ठीक है। इसके लिए ही यही हमारी इसके सारे क्या डिसएडवांटेज है। इससे वोल्टेज कम हो जाती है, हाँ उसको 40 डिग्री से कम में ना रखें ना तो बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। चार्जिंग करते समय चार्जिंग को कम टेम्परेचर पे चार्ज करें, ये नहीं करें कि एक ही बैटरी को चार्ज करते रहें तो बैटरी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो भी कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद AE के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि पेपर से जाने से पहले आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट